पूरा पाषाण काल में मानव के रहन सहन, जीवन यापन और इसकी शैली को जानने के बाद बुरा पाषाण काल वो काल जो पाषाण काल का सबसे पहला काल कहला सकता है। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल कौन सा काल कहलाएगा? यानी पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल, जो मोटा मोटा 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाए। ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, और इसके जो हमको उदाहरण मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं भारत में विशेषकर, ये राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी भारत में इस काल के मानव के हमें बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण किनारों पे भी मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं, और जैसा मैंने पहले बताया, मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में बेहतर थे, बेहतर गुण थे, थोड़े ज़्यादा शार्प थे, थोड़े ज़्यादा अच्छे थे पकड़ने में। तो ये दक्षिण भारत में भी कृष्णा नदी के दक्षिण में मिला है, और वहाँ पे एक जगह है बागोर। बागोर जो जगह है, वहाँ जब उत्खनन हुआ तो उसमें तो हमें भली भांति इसके साक्ष्य मिले हैं, और इसका कारण भी है कि इस बागोर क्षेत्र का जो उत्खनन भी बड़े सुचारू रूप से किया गया, और इसलिए यहाँ पे मध्य पाषाण के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सुस्पष्ट रूप से पाषाण फलकों का उपयोग होता था, इसका पूरा प्रमाण है। मध्य पाषाण काल में जो मानव जीवन था, यानी पूर्व पाषाण काल के बाद का जो 4 से 5000 साल का माना जाता है, यानी 4000 ईस्वी पूर्व से या 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व जिसे कह सकते हैं, इसमें विशेषताएं क्या थीं? विशेषताओं की जैसे हमने पूर्व पाषाण काल की बात की, तो बिंदुवार यहाँ पर यदि बात करें तो उनके औजारों की बात सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि औजारों के आधार पर मूल रूप से मानव प्रगति को इन 3 पाषाण कालों में बांटा गया है, क्योंकि औजारों का नेचर अलग था, औजारों की प्रकृति अलग थी। तो इस काल में यानी मध्य पाषाण काल में औजार कैसे थे? वे थोड़े ज़्यादा सूक्ष्म थे, ज़्यादा धारदार थे, और उतने क्रूड नहीं थे, थोड़े ज़्यादा अच्छे हथियार थे। यानी पकड़ने के लिए भी थोड़ी सी उसमें सुविधा बनाई गई थी, साथ ही दिखने में भी थोड़े अच्छे थे और धारदार ज़्यादा थे। ये जो औजार थे, जैसा पूर्व पाषाण काल में मैंने बताया कि पत्थर को तोड़ा गया, तो तोड़ने से जो पत्थर धारदार हो गया उसको थोड़ा सा और धारी करके उसका उपयोग किया। लेकिन मध्यकाल में तो पत्थरों को घिसा जाने लगा। ये मध्यकाल जो 5000 साल का है, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का काल, इसमें पत्थरों को घिसा जाने लगा, घिस कर हथियार बनाए जाने लगे, और कुल्हाड़ी, बर्छी, छुरा, इसको बनाने में इस काल का मानव पारंगत हो गया, दक्ष हो गया। उसके औजार ज्यादा पैने थे, ज्यादा नुकीले थे, ज्यादा धारदार थे, और साथ ही छोटे छोटे आकार के भी हथियार बनाने लगा। छोटे आकार के हथियार बनाना ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें धार लाना, उसमें पकड़ने की क्षमता पैदा करना, ये एक कठिन काम था। पर मध्यकाल का आदमी, मध्य पाषाण काल का आदमी इसमें दक्ष हो गया। 1-2 इंच के हथियार काफ़ी बनाने लगा, और ये छोटे हथियारों को हम लघु अश्म कहते हैं। लघु अश्म
इन लघु अश्वों की संख्या प्रचुर उस काल में थी। दूसरे शब्दों में बड़े हथियारों की तुलना में लघु अश्व की हथियार का उपयोग भी काफी बढ़ गया। साथ ही अगला बिंदु जो हथियार के बारे में वो है कि लकड़ी का भी उपयोग करने लगा, यानी औजार में लकड़ी के हत्थे लगाना ताकि वह पकड़ने में सहूलियत हो। लकड़ी के हत्थों को आकार देने में भी सुविधा होती है, लकड़ी को पकड़ने की भी सुविधा होती है, और साथ ही जो हथियार है, जो औजार है, उसका वजन भी कम हो जाए। औजार हमें बहुत बड़ी संख्या में जर्मनी और फ्रांस में मिले हैं। बहुत जगह जो खुदाई हुई तो उसमें ब्लेड जैसी चीज मिली, पॉइंट स्केयर, एनग्रेवर यानी जिससे पत्थर में एनग्रेव किया जाए, काट दिया जाए, पत्थर की कटाई की जाए, उनको एनग्रेवर कहते हैं। ऐसी पत्थर को काटने वाले औजार मिले, और क्रेसेंट मिला। क्रेसेंट भी एक तरह का औजार होता है। तो इस प्रकार विभिन्न तरह के औजारों की उपलब्धता इस काल में पाई गई। लकड़ी के औजार, लकड़ी के हत्थों के औजार बनने लगे, छोटे औजार काफी बनने लगे, 1 और 2 इंच के औजार, और बेहतर औजार थे। तो इस रूप में, इस मायने में मध्य पाषाण काल के औजार पूर्व पाषाण के औजारों से बहुत बेहतर थे। फरसा, बाण, भालू, भाला, चाकू, हथौड़े, छलनी, फेंकने का औजार, खोदने का औजार, चीरने का औजार, सभी तरह के औजारों की प्रचुरता इस काल में देखी जाती है। और इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि इतने सारे औजार के ईजाद करने के बाद मानव इतना सक्षम हो गया कि वह जल्दी से जल्दी अब विकास के रास्ते में बढ़ने लगा। और इसीलिए मध्य पाषाण काल जो है संभवतः मात्र 4-5 हजार वर्षों का रह गया। उसके बाद वह आधुनिक काल में आ गया। तो आधुनिक काल में जाने का तीव्रता, इस तीव्रता से जाने का एक कारण संभवतः उसके सक्षम हथियार भी रहे होंगे। इन हथियारों से वे जानवरों का शिकार तो करता ही था, तो आखेट और शिकार जैसा पूर्व पाषाण काल में है, इस काल में भी काफी किया जाता था, और बेहतर किया जाता था, बेहतर हथियारों से होता था, बेहतर परिणाम मिलते थे इन शिकारों के, क्योंकि हथियार बेहतर थे। निवास स्थान की बात करें तो पाषाण काल में, जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में आदमी संभवतः एक जगह रहने लगा। यद्यपि कभी कभी बदलता भी था, समय के साथ वो जगह बदलता भी था, और जगह बदलने के कई कारण हो सकते थे। मौसम एक कारण हो सकता था, कंद मूल, फल, मांस आदि की जानवरों की कमी दूसरा कारण हो सकता था, बढ़ती हुई जनसंख्या उसके स्वयं की समूह में टूट जाती थी, तो इसलिए वे लोग समूह में टूटकर दूसरी जगह चले जाते थे, यह तीसरा कारण हो सकता था। तो इस प्रकार स्थान परिवर्तन तो होता था, पर इस काल के मानव को हम स्थायी मानव के रूप में देख सकते हैं। पहाड़ों की गुफाओं में, पहाड़ी ढलानों पर, नदियों, झीलों, झरनों के किनारे, टहनियों, पत्तों और घास से बनी झोपड़ियों में ये लोग रहने लगे थे, यानी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था वह करने लगा था, और समझने लगा था कि इस तरह के रहने से वह बेहतर सुरक्षित है, चाहे वह मौसम से सुरक्षित हो, चाहे वह जानवरों से सुरक्षित हो, या दिन रात का जो चक्र है उसमें अपने को बेहतर महसूस करता था इन गुफों, पहाड़ों, झोपड़ियों में रहने। और झोपड़ियां बनाना भी इसी काल में उसने जाना। झुग्गी झोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, कंदमूल, पत्तों के, घास से, सूखे पत्तों से, पेड़ों की टहनियों से, और कई बार ये लोग छोटी पहाड़ियों में भी रहने लगे। तीसरा बिंदु इस काल का भोजन और पहनावा। क्योंकि बहुत अच्छे इसके हथियार हो गए, धारदार हो गए, पैने हो गए और शार्प हो गए, तो इनका जो भोजन का जो मुख्य खाद्यान्न था, अब वो मांस हो गया। मांस काफी खाने लगा, क्योंकि अब उसको
वह मार सकता था, काट सकता था, चीर फाड़ कर सकता था और बड़े आराम से कर सकता था उसके हथियारों के कारण। इस काल में मानव पशु और मांस को भूंजने भी लगा था। यानी वो आग का जब आविष्कार हो गया तो आग का बेहतर उपयोग करने की कला उसने सीख ली और अब मात्र वह मांस को काटना ही सरल नहीं था उसके लिए, बल्कि मांस को खाना भी सरल था क्योंकि वह भूनने लगा था। कंदमूल, फल फूल और बीज और छल तो खाता ही रहा। धनुष बाण का उपयोग और मछलियां मारने के लिए कांटे बनाने का भी आविष्कार इसी काल में देखा गया। धनुष बाण यानी एक तरीके से कैसे बाण को मारा जाए, कैसे बाण का उपयोग किया जाए, तीर कैसे बनाया जाए और तीर क्या है, यह उसको समझ आ गया था। ये एक बहुत बड़ा, इस काल का बहुत बड़ी घटना थी। जंगलों में बिना बोए जो अनाज पैदा होता था उसे काट के खाने लगा। ये भी एक इस काल की खासियत है। पैदा करने की कला नहीं आई थी, ये याद रखेंगे, लेकिन जो पैदा होने लगा उसे काटने लगा। पहले तो उसे पकड़ के तोड़ता था और खाता था। जो भी चीज उसको खाने के लायक लगती थी, खाद्यान्न के रूप में लगती थी, उसे वो तोड़ता था। लेकिन अब वो काटने लगा, यानी हार्वेस्ट करने लगा, समझ लीजिए, उसको काट के खाने लगा। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इस काल में औजार बहुत उन्नतशील थे, बहुत अच्छे थे। तो यह काल भोजन और पहनावे के लिए भी खास रहेगा। महिलाएं पशुओं की खाल और छाल पेड़ों की उससे ढकती थीं और पुरुष खाल को सुई से सिलकर उसको वस्त्र बनाता था। तो इस प्रकार वस्त्र तो वही रहे जो पूर्व काल के थे, लेकिन भोजन और निवास स्थल इनमें थोड़ा उसका परिवर्तन आया। औजारों में तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ये वो काल था जब हम पहली बार धार्मिक विश्वास जैसी चीजों की बात कर सकते हैं। आप यदि पूर्व पाषाण काल की कल्पना करें तो आप समझ सकते हैं कि उस काल में आदमी जिस चीज से घबराता था उससे वो दूर भागता था। इस काल में वह उनकी पूजा करने लगा और यहीं से धार्मिक विश्वासों की नींव पड़ी। ल्यूकस, जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और जिन्होंने इन धार्मिक विश्वासों के उदय को लेकर काफी रिसर्च किया है, काफी खोजबीन की है, उनका कहना है कि मध्य पाषाण काल में ही धार्मिक विश्वासों की नींव पड़ी। और जैसे प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे पानी गिरा तो वर्षा, बिजली, वायु, जल, अग्नि, इनकी वो पूजा करने लगा। और ये पूजा करना घबराहट से शुरू हुआ। घबराया, जैसे ही बिजली कड़की घबराया तो एक तरीके से समझ लीजिए उसने हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ना बाद में पूजा का रूप ले लिया। एक तरीके से वह प्रार्थना के रूप ले लिया, एक तरीके से वह उसके धार्मिक विश्वास का रूप ले लिया। तो ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, अनल अनिल जल गगन रसा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो प्रकृति की चीजें थी, इन प्रकृति की चीजों को जिसको वह नहीं समझ पाया उसको वह पूजने लगा। जिनसे वह घबराया और समझ नहीं पाया उसको वह पूजने लगा। और संभवतः यहीं से उसके धार्मिक विश्वासों की शुरुआत मध्य पाषाण काल में मानव की हम देखते हैं। जिन पशुओं को वो खतरनाक समझा, हिंसात्मक समझा, उनकी भी वो पूजने लगा। इस काल का मनुष्य आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानने लगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मानव विकास में हुआ है कि अब वो आत्मा परमात्मा जैसी कुछ बातें सोचने लगा, समझने लगा। पुनर्जन्म वाली बात कुछ उसके मन में आने लगी कि मरते हैं तो हम वापस आते हैं यहीं पर, ऐसा शायद उसके समझ में आने लगा और ऐसे सिद्धांत को वो मानने लगा। ये उसके धार्मिक संस्कार, धार्मिक विचारों की नींव की कथा है।
जहां तक मृतक लोगों की बात है, पूर्व पाषाण काल में मैंने बताया कि मृतक लोगों को जस तस छोड़ दिया जाता था। ना कोई दफनाने की प्रथा थी, ना कोई जलाने की जलने की प्रथा थी। और ये जो मृत शरीर था, चाहे वो जानवर का हो चाहे मानव का हो, वह या तो गल सड़ जाता था या जानवर खा लेते थे या किसी भी तरीके से वो समय के साथ समाप्त हो जाता था। लेकिन इस काल में मृतक का संस्कार होने लगा। मृतकों को समाप्त करने के लिए, उनके शरीर को समाप्त करने के लिए 3 तरह की विधियां अपनाई जाने लगी। और पहली थी जला देना, मृतकों को जला देना। दूसरा था मृतकों को खुले आकाश के नीचे खुले मैदान में रख देना ताकि इसे पशु पक्षी खा लें। और तीसरा था मृत शव को गड़ा देना। और गड़ाते समय संभवतः ऐसे कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें कहा जा सकता है कि हथियार, भोजन और कुछ अन्य चीजें भी रखी जाने लगी। दफनाते समय मृत शरीर के साथ शव के बाजू में, कब्रगाह में कुछ चीजें भी रख दी जाने लगी। और वो चीजें क्या होती थी? जो उसकी सबसे अहम चीजें होती थी उस काल में, सबसे अहम वस्तुएं, शिकार का सामान यानी कुछ औजार होगा, कुछ बर्तन भोजन पानी के लिए और कुछ अन्य सामान। इसको रखे जाने का तात्पर्य क्या है? शायद इसी कब्रगाहों को मद्देनजर उसमें पाई जाने वाली चीजों को देखकर ही इतिहासकारों का, मानव विकास वेत्ताओं का ये मानना है कि आदमी शायद पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा होगा, तभी तो ये चीजें वो रखने लगा, उसकी कब्र में दी जाने लगी। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि मृतक के संस्कार में को लेकर मध्य पाषाण काल में बहुत परिवर्तन हुआ। वह जलाया भी जाने लगा, दफनाया भी जाने लगा और खुले आकाश में जानवरों पक्षियों के खाने के लिए भी छोड़ा जाने लगा। आज भी खुले आकाश में छोड़े जाने का प्रचलन बहुत आधुनिक सभ्यताओं में है। जैसे पारसी लोग जो हैं, ये एक सूखा कुआं बनाते हैं और वहाँ पर लाश को रख देते हैं ताकि गिद्ध और चील आकर उसे खा लें। फिर बचे हुए जो हड्डी के अवशेष हैं उसे वे दफना देते हैं। और आज वर्तमान काल में हम देखें तो जलाने की प्रथा भी है, दफनाने की प्रथा भी है और इस प्रकार इनको खुले मैदान में छोड़ने की भी। तो ये दाह संस्कार की तीनों विधियों का प्रारंभ हम मध्य पाषाण काल से मान सकते हैं। इसके साथ ही उस जगहों पर कभी कभी ऐसा माना जाता है कि परलोक में किसी तरह का कष्ट ना हो, इसलिए भी शायद ये वस्तुएं नियंडर स्थल, जो नियंडर स्थान मैंने एक चर्चा की है, वहां पर इसे गाड़ दिया जाता था ताकि इसे अगले जगह जहां वो जाएगा मृत्यु के बाद, जिसे परलोक कहते हैं, वहां से कोई तकलीफ ना हो। मृतकों के साथ एक और व्यवहार होता था, व्यवहार वह था कि लाल रंग से रंग देते थे। शरीर को लाल रंग से रंग दिया जाता था और ऐसा करके शायद ये कोशिश की जाती थी कि शरीर में रक्त का पुनः संचार हो जाए। तो देखिए कैसी कैसी कल्पनाएं हैं और विद्वानों को किस तरह के साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर किस तरह से निष्कर्ष निकालने का कठिन काम ये पुरातत्ववेत्ता या ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। उन्होंने देखा होगा बहुत जगह ऐसी लाशें पाई गई जिसमें बर्तन भी मिले हैं, जिसके साथ औजार भी मिले हैं। कई लाशें ऐसी मिली जो लाल रंग से पोती गई थी। तो क्यों पोती गई थी? तो संभावना है कि शायद रक्त के संचार को पुनः जगाने के लिए ऐसा किया गया होगा। अब हम आते हैं इस काल की कला पर। आपको याद होगा पूर्व पाषाण काल की कला के बारे में यह बताया गया था कि ऐसे उदाहरण मिले हैं
जिसमें आखेट करते हुए, शिकार करते हुए कई चित्र कई गुफाओं में, खासकर स्पेन में मिले हैं, फ्रांस में मिले हैं। ये मध्यकाल की बात करें तो इस काल में इस चित्रकला ने बहुत उन्नति की, और उन्नति के उदाहरण क्या क्या हैं? गुफाओं के अंदर तो इसके उदाहरण हमें मिलते ही हैं। उन्हीं गुफाओं में यदि स्पेन और फ्रांस की बात करें तो उसके अलावा उनके हथियारों में और औजारों में भी चित्रकारी का संकेत है, यानी चित्रकारी उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। रंगीन भैंसों का चित्र जो स्पेन की गुफा में है, वह तो लोगों को आज भी, चित्रकारों को बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है कि इतने सुंदर चित्र, सजीव और रंगीन उस काल में कैसे बनाए गए, क्यों बनाए गए, और इतनी समझ मध्य पाषाण युग के आदमियों को थी, यह सोच ही इन लोगों को रोमांचित कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है। खुदाई में भी कई मूर्तियां मिली हैं, और जिसमें स्त्री की मूर्तियां ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि स्त्रियों की मूर्तियां बनाने की जो प्रचलन था, शायद स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई थी। अब क्यों क्या इस पर अभी उत्तर नहीं है, लेकिन ये तय है कि ज्यादा मूर्तियां स्त्रियों की मिलना, यानी स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई, ऐसा माना जा सकता है। तो देखिए हम लोगों ने कहाँ से इतिहास शुरू किया अध्ययन, और अब हम आ गए हैं पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा चित्रकला पे ध्यान देना। इस काल में पत्थर, हाथी दांत और मिट्टी की मूर्तियां भी बनी हैं। संगीत प्रेम भी जाहिर होता है। कुछ मूर्तियां पूर्व पाषाण काल में हमें ऐसी मिली थी जिसमें नृत्य का आभास होता है। इस काल में, मध्य पाषाण काल में, तो संगीत के प्रेम का भी आभास हमें होता है। और इसका साक्ष्य क्या है? हड्डियों से बने हुए वाद्य यंत्र, हड्डियों से बने हुए ऐसे यंत्र मिले हैं जो संभवतः संगीत के यंत्र थे, और नृत्य और संगीत के प्रारंभिक दौर की हमको सूचना देते हैं, नृत्य और संगीत के प्रारंभिक दौर का आभास कराते हैं। मध्य प्रदेश यदि जाएं तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, जो बहुत प्रसिद्ध गुफा है, भीमबेटका में मध्य पाषाण युग के चित्र मिले हैं, और आज भी वे चित्र अपने लगभग मूल रूप में ही यथावत बने हुए हैं। ये भीमबेटका भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर है, और विंध्य पर्वत पर है, क्योंकि पहाड़ियों पर ही गुफाएं बन सकती थीं। और करीब 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं, 500 से ज़्यादा। और यदि आपको प्रागैतिहासिक काल के विकास का दौर जानना है तो भीमबेटका अवश्य जाएं। 500 से अधिक गुफाएं लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, और पुरा पाषाण से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए इसमें चित्र हैं। कई जगह तो इसमें चित्र अभी ऐसा लगता है कि हाल में बनाए गए हैं, क्योंकि कार्बन अध्ययन से इन चित्रों के कालों को जाना जा सकता है वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन अधिकतर चित्र जो हैं वो मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंधित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ये जो गुफाएं हैं इसमें बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित हैं। अधिकांश पशु और पक्षी चित्रित हैं जिनका उपयोग जीवन निर्वाह के लिए होता था, जिनका शिकार होता था। यानी इसलिए ये माना जा सकता है कि ये चित्र जो हैं वो मूलतः शिकार के लिए बनाए गए थे। शिकार के दृश्य इसमें ज़्यादा चित्रित किए गए हैं। मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी, मध्य विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर में जो स्थित है, वहां पर भी मध्यकालीन अवस्था में चित्र पाए जाते हैं। यही बात नर्मदा घाटी में भी है, उसके नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी। तो इस प्रकार ये भीमबेटका की ऐतिहासिक गुफाएं मध्यकालीन
चित्रकला का एक अनूठा नमूना पेश करती हैं। अंतिम बिंदु इस काल का, अंतिम विशेषता जो हमें जाननी चाहिए, जो पूर्व पाषाण काल से हमें इसे, पूरा पाषाण काल से हमें इसे अलग करती है, वह है कि इस काल में मनुष्य समूह बनाकर रहने लगे। अब ऐसा नहीं था कि पहले भी समूह में थे, लेकिन अब वो बाकायदा रहने लगे एक जगह समूह बनाकर। और हर समूह में एक व्यक्ति एक तरीके से मुखिया हो जाता था। ऐसा नहीं कि कोई चुनाव होता था या घोषणा होती थी, पर अपने आचार विचार व्यवहार के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी बहादुरी के आधार पर उसे, उस समूह के लोग अपना मुखिया बना देते थे और उस मुखिया की आज्ञा का पालन अन्य लोग करते थे, उसका सम्मान भी करते थे, उसका आदर भी करते थे। तो इस प्रकार आदि मानव के काल में मुखिया, सम्मान, आदर, आज्ञा का पालन, ऐसी भाषा या ऐसी सोच मध्य पाषाण काल में शुरू हो गई थी। यह उस समय के पाए गए साक्ष्यों से स्पष्ट है।